और वो जो गजेंद्र सिंह हैं उनसे जो है वॉइस सैंपल मांगा जाता है। इससे ज़्यादा सेलेक्टिव जो है कार्रवाई का कोई क्लासिक एग्जाम्पल आप नहीं ढूंढ सकते। तीसरा मुकदमा दर्ज होता है जिसमें एक आदरणीय विश्वेंद्र सिंह जी का नाम लिया जाता है और उनके साथ में 2 अन्य लोगों का नाम भी लिया जाता है। वो विश्वेंद्र सिंह जी सिमिलर केस में होते हुए भी उनको मंत्री बना दिया जाता है। उनका न कोई सैंपल मांगने की जरूरत पड़ती है न कोई और पड़ती है। आप सब देख रहे हैं कि किसी कानून का दुरुपयोग और एजेंसी का दुरुपयोग, लोकतंत्र खतरे में है। ये दुहाई देने वाले श्रीमान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, आप अपने आप में उदाहरण है इस विषय के कि किस तरह से संस्था जो है एजेंसीज का दुरुपयोग किया जाता है और किस तरह से अपने राजनीतिक हित के लिए आप सरकार के प्लेटफॉर्म का यूज करते हो। राहत शिविर के नाम पर पॉलिटिकल भाषण देकर के आप जनता को गुमराह करने के कितने भी प्रयास करें, लेकिन राजस्थान की जनता ये मानस बना चुकी है और अब की बार कांग्रेस पार्टी को हाशिए पर समेट करके छोड़ने वाली है। ये संजीवनी के मामले में आपको भी जेल भेजने की बात करते हैं अशोक गहलोत जी। चलिए, वो तो कानून अपना काम करेगा, छोड़ दीजिए उसको। मुझे लगता है कि इसी जगह पर बैठ करके मैंने आपको खुलासे के साथ में सारा विस्तार से सब कुछ बताया था। जिन लोगों के बारे में उन्होंने कहा है, आदरणीय वसुंधरा जी हम सब की वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की 2 बार अध्यक्ष रही हैं। उनके लिए इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान केवल अपने राजनीतिक हित के लिए और अपने विरोधियों को, अपने ही दल में अपने विरोधियों को जो है को मैसेज देने के लिए इस तरह का बयान देना, मैं चाहूंगा कि अशोक गहलोत साहब खुलासे के साथ में ये बात कहें कि कब, कहां और किस तरह से उनका सहयोग किया गया था। ये जो है अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने की परंपरा राजस्थान में नहीं थी। अशोक गहलोत साहब, आप इस तरह की परंपराएं शुरू करके जो है राजस्थान में अच्छा संदेश नहीं दे रहे। वो आपकी एक एमएलए को साथ लेकर बैठते हैं, आपकी एमएलए कौन? अब हमारी एमएलए नहीं है, थी। लेकिन वो टाइम जब वोटिंग की बात की या दूसरी बातें की तब वो समय समाप्त हो गया ना, कोई कहीं था बाद में, अब नहीं है। ऐसे तो पहले जो है जो सांसद हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, वो अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, मंत्री हो गए, तो अब वो उसके बाद में अभी भी हम उसी पर उनके प्रश्न की वो उनके हैं ऐसा मानेंगे? सर, क्या ये आरोप सही है कि बीजेपी ने साल 2020 में सरकार गिराने की, गहलोत सरकार गिराने की कोशिश की थी, क्योंकि बार बार ये आरोप हर रोज बोला जा रहा है, तो आप उस पर खुलकर क्यों नहीं बताया कह रहे कि आपकी है नहीं भूमिका, क्योंकि अमित शाह जी का नाम आ रहा है, आपकी भूमिका भी सामने आई और आरोप रोज लग रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कई बार आप सब लोगों से कह चुका हूं और उदाहरण के साथ मैं कह सका हूं कि सास और बहू के झगड़े में पड़ोसी का नाम घसीट करके अपने घर की इज्जत बचाना ये कोई नई चीज नहीं, इट्स नॉट एन अनकॉमन फिनोमिना। अपने परिवार के झगड़े को बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट उस समय दिए थे कि ये जो 19 लोग हैं इनको बहकाया गया है, फुसलाया गया है, इनको पैसा दिया गया है, करोड़ों रुपए दिए गए, इनके मोबाइल जब्त कर लिए गए, इनके चारों तरफ बाउंसर बिठा दिए गए, ये अपने परिजनों और परिवारजनों से भी बात नहीं कर पा रहे। अब वो सारे लोग कोई छोटे बच्चे तो नहीं थे कि उन सब लोगों को जब वापस बाहर घर आ गए, वापस आने के बाद में वो मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते थे। उनको जाकर के खुलासे के साथ में, अगर उनके साथ में किसी तरह का अन्याय उत्पीड़न हुआ था तो उनको तुरंत जाकर के मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था। उल्टा उनके साथ में बैठ करके कॉफ़ी पी रहे थे, गलबैया कर रहे थे, उसके बाद में उनके साथ में उनको मंत्री बना दिया। अभी भी आपके पास में रास्ता खुला है, आप तय करिए, और अगर आपकी एजेंसी उसका जांच करने में सक्षम नहीं है तो सीबीआई को सौंप दीजिए। एक आखिरी सवाल और, बजरंग दल या बजरंगबली की बात चलती है, बजरंग दल को लेकर तमाम तरीके की बातें, एक तरफ तो खतरियावास कुछ कहते हैं, गोविंदराव मेघवाल कुछ कहते हैं, आपकी सरकार यदि आती है तो पीएफआई पर कितने बड़े प्रतिबंध लगेंगे यहाँ पर? और जो पुराने मामले आप लोग आरोप मित्र, केवल पीएफआई नहीं, जो भारत की शांति व्यवस्था, सौहार्द बिगाड़ने, भारत की सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए दुनिया के दूसरे देशों से प्रायोजित रूप से चलने वाली गतिविधियों का माध्यम बनने वाले जितने भी संस्थान हैं, विदेश में बैठी हुई भारत विरोधी ताकतों के जो टूल बने हैं,
उन सब के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम एक क्षण भी गंवाए बिना उनके खिलाफ जितने कठोर कानून बना करके या कानूनों में कार्रवाई की जा सकती है वो सब करना हमारी प्राथमिकता है और जिम्मेदारी भी। ये एक सवाल और है कि आपने सचिन पायलट जी को आमंत्रित किए थे पार्टी के स्तर पे या आप आपने व्यक्तिगत स्तर पे कि बीजेपी में आ गए? मुझे लगता है कि आपने मेरे स्टेटमेंट को ठीक से न पढ़ा है, न देखा, न सुना है, क्योंकि मैंने ऑडियो और वीडियो दोनों पर दिया था। मैंने ये कहा था कि कोई भी शख्स, मुझे पूछा गया कि सचिन पायलट आपकी पार्टी में आते हैं तो आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा था कि कोई भी सक्षम आदमी जिसको भगवान ने 2 हाथ और 2 पाँव दिए, वो अगर किसी राजनीतिक दल के साथ में जुड़ता है, राजनीतिक दल को उसका स्वागत करना चाहिए। और कोई सामर्थ्यवान आदमी जिसके साथ में, जो मास लीडर है, हज़ारों लोग जिसके साथ में जुड़े हैं, वो अगर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का मैं विश्वास करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करके भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हैं, पार्टी को स्वागत, बाहें पसार करके उनका स्वागत करना चाहिए। मतलब आज भी सचिन पायलट को लेकर पार्टी का यही है? अगर भारत, मैं केवल सचिन पायलट के लिए नहीं कह रहा हूँ, अगर आप भी ये तय करेंगे कि आपके सभी पत्रकार मित्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना है, हम बाहें पसार करके आपका भी स्वागत करने वाले हैं। ये शेखावत जी वो तो मुख्यमंत्री के पद के रूप में, तो क्या भाजपा में आते तो मुख्यमंत्री ऐसा उन्होंने, मेरी कभी उनसे व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई आज तक कभी, तो इसलिए मैंने कभी उनसे पूछा नहीं है। जोधपुर उदय मंदिर में एक मामला दर्ज हुआ है। कल एक व्यक्ति ने अपने स्टेटस पर फिल्म का नाम लगाया और कहा कि इसमें सब बहनों को, बेटियों को देखनी चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। उस बात पर 3 मुस्लिम युवकों ने मिलकर उसकी पिटाई की, और न सिर्फ पिटाई की बल्कि जाति सूचक शब्दों से उसको संबोधित किया। उसका मामला दर्ज हुआ है, अभी तक अरेस्ट नहीं। जो मामला दर्ज हुआ, विषय महत्वपूर्ण ये है कि उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की दुर्दांत हत्या हो जाने के बावजूद इस तरह की घटनाओं को लेकर के सरकार की किस तरह का कार्यशैली है, रवैया है। विषय महत्वपूर्ण यह है कि उस मुकदमे को दर्ज करने के में 24 घंटे से ज़्यादा समय लगा। इसलिए पहला कार्रवाई जो है वो उन अधिकारियों के विरुद्ध होनी चाहिए जिन्होंने, और उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि जिन्होंने उस मुकदमे को दर्ज करने में 24 घंटे लगाए हैं। और निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई न होने के कारण से उदयपुर में इतना जघन्य हत्याकांड हुआ था, और भविष्य में ऐसा न हो, इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सारे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।